बात आगे बढ़ाने से पहले मुझे आप ये बताइए कि आप में से क्या कोई 8, 9, 10 में है, मतलब 10 स्टैंडर्ड्स के नीचे के कोई है आप में से जो अभी भी 10 पास आउट हुए हैं? वो नहीं, अभी जो करंट में 10th में है, 9th में है, 8th में है। हाँ ओके, मतलब उस हिसाब से हम आगे बात कर सकते हैं। 8th में कितने बच्चे हैं? 8th स्टैंडर्ड 2.5 साल पहले तो 9th में कितने हैं? 9th में 10th में, मतलब करंट मैक्सिमम बच्चे अभी 10th में हैं, बहुत सारे 10 पास आउट हुए हैं, 11th में गए हैं, 12th में, और कुछ 12 जिन्होंने अभी एग्जाम दी है, पास होने के बाकी, ऑफिशियली रिजल्ट आने का बाकी है, वैसे है। ओके फाइन। तो करियर गाइडेंस ये जो सब्जेक्ट है ना, ये कोई एक सेशन में कवर अप होने वाली चीज नहीं है। ओके, इट इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस जो आपके बचपन से स्टार्ट हो जाती है। बचपन में आपको जब ये भी पता नहीं रहता कि आप खुद कौन है, कोई आपको आके सोनू बुलाता है, कोई पिंटू बुलाता है, कोई मिंटू बुलाता है ना, आपको खुद को भी रियलाइज नहीं है कि आप एक्चुअल में हो कौन। तब से लोग आपके करियर के बारे में डिसाइड करना चालू कर देते हैं। आपके जो मम्मी पापा के ड्रीम्स होते हैं जो वो अपने लाइफ में नहीं बन पाए, वो आप में देखते हैं, उनको लगता है ये हम नहीं बन पाए तो शायद हमारे बच्चे ये बन जाएंगे। ओके, तो वो आप में अपने सपने देखते हैं, ड्रीम्स देखते हैं। तो बचपन से जब तक आपको खुद का अवेयरनेस आता है तब तक एटलीस्ट आपके दिमाग में ये फिट किया जाता है कि आपको बड़े होकर के डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कलेक्टर बनना है कि क्या बनना है। एम आई राइट? होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है, और बहुत सारे घरों में ऐसे होता है क्योंकि एक्सपेक्टेशन आपसे पहले ही तैयार हो जाती है। वो 3 इडियट्स मूवी आप सबने देखा है, आपको पता है कि बच्चे का जन्म होते ही पालने में डालते ही बोलते हैं कि अरे तो बड़े होकर इंजीनियर बनेगा। ओके, तो ये टाइप का जो एक एटमॉस्फेयर रहता है, थोड़े बहुत कम ज्यादा तरीके से हर किसी घर में वो एग्जिस्ट करता है, और वो ना उसका एक इम्पैक्ट साइकोलॉजिकली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है कि बड़े होकर के मुझे ये बनना है। लेकिन अभी अगर आपको मैंने बोला कि आप सोचिए कि बचपन में आपको जो बनना था अभी आपको बनना है क्या, तो बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो एक गोल है, एम है, जो उनको बचपन में बनना था वो अभी चेंज हो गया होगा, है ना। अभी आपको लगता होगा बचपन में, कोई भी पूछे आपको बचपन में, तो बहुत सारे लोग टीचर बोलते हैं, पढ़ाते हैं टीचर के जैसे घर पे खेलने में, कोई डॉक्टर खेलता है ना, इंजीनियर तो कोई नहीं खेलता बोलता। ओके, बट ऐसे वो खेल में से थोड़ा एक आपका डेवलप हो जाता है इंटरेस्ट कि आपको आगे चल के क्या बनना है। पर जैसे जैसे एक्चुअल आप अपने करियर के पाथ पे आते हो, 10 ऑनवर्ड जो आपका करियर का पाथ स्टार्ट होता है, ओके, उसमें फिर आपके डिसीजंस बहुत बार चेंज हो जाते हैं। इवन बहुत बार 12th होने के बाद ही रियलाइज होता है कि अरे 2 साल मैंने साइंस में क्यों बर्बाद किया, ये भी कंडीशन होती है। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि 10th ऑनवर्ड्स आपके करियर का पाथ स्टार्ट होता है? इट इज बिकॉज कि 10th तक तो जो सब्जेक्ट्स आपको दिए जाते हैं वो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स है, उसमें तो कोई प्लस माइनस कर नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते हैं। बट 10th के बाद में आपको वो एक अधिकार मिलता है कि हाँ अभी आप अपने लिए अपना सब्जेक्ट, अपना स्ट्रीम चॉइस करो। तो सब्जेक्ट या स्ट्रीम कौन सा चॉइस करना है इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना इज नॉट अ करियर गाइडेंस। अगर मैंने आपको बोला कि ये सब्जेक्ट चॉइस करो, वो सब्जेक्ट चॉइस करो, इट इज नॉट अ करियर गाइडेंस। तो रियल में करियर गाइडेंस का मतलब क्या है कि जो आपके दिमाग में आपकी खुद की इमेज है, यहाँ से एक 15 साल 20 साल के बाद में कुछ तो इमेज होगी, कुछ तो आपने अपने लिए सोचा होगा कि यहाँ से अगर आपको पूछते हैं, ऐसे ये 2 बच्चे जैसे बड़बड़ कर रहे हैं ना, बातें कर रहे हैं, तो मेरे तरफ ध्यान नहीं है, शायद बहुत गहरा डिस्कशन चालू होगा कि अरे 15 साल में तू कहाँ पे रहने वाला है, मैं कहाँ पे रहने वाला हूँ, है ना, हो सकता है ऐसे। ध्यान दो बच्चों, तो यहाँ से 10 साल 15 साल के बाद में आप में से कौन कहाँ पे रहेगा, ये क्वेश्चन आप एक बार खुद को पूछ के देखिए। अब ऑफकोर्स जवाब ये तो नहीं आएगा कि लड़कियां ब्यूटी पार्लर चला रही हैं, लड़के ठेले चला रहे हैं, है ना, पान टपरी चला रहे हैं, ये तो नहीं है, क्योंकि सोच से काम बहुत ही अच्छा है और अच्छा सोचना भी चाहिए, तभी तो आगे रियल में हम लोग ला सकते हैं। ओके, तो जो आप अपने लिए सोच रहे हैं कि यहाँ से 10 साल 15 साल 20 साल के बाद में मुझे अपने करियर में कहाँ पर होना है, वो एक गोल, वो एक एम अगर आपने डिसाइड किया है देन दैट इज वेरी गुड, और अगर आपने डिसाइड नहीं किया है देन पहले आपको वो डिसाइड करना होगा। अगर वो डिसाइड नहीं है तो आज का ये जो सेशन है वो आपके किसी काम का नहीं रहेगा। आप जस्ट नोट डाउन करेंगे
जैसे किराना की लिस्ट बनाते हैं, शॉपिंग की लिस्ट बनाते हैं, तो लिस्ट बनाएंगे कि ये ऑप्शन है, ये कोर्स है, वो कोर्स है, वो कोर्स है। और आजकल तो बच्चों को लिस्ट बनाने की भी जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे गूगल पे टाइप किया कि सारे कोर्सेज के नाम आ जाते हैं, आपको वैसे समझ में आता है कि कितने सारे कोर्सेज कौन कौन से स्ट्रीम में अवेलेबल है। ओके, तो करियर गाइडेंस में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका खुद का एक गोल सेट होना चाहिए, और उस गोल सेटिंग में आप सिर्फ अपने खुद की मदद अगर लेते हैं देन दैट विल बी मच बेटर। क्यों? क्योंकि आपके गोल जो है वो आपके पेरेंट्स सेट नहीं करवा सकते, आपके फ्रेंड्स सेट नहीं करवा सकते, आपके रिलेटिव सेट नहीं करवा सकते हैं। आपके पेरेंट्स आपको अपने तरीके से गोल देते हैं, आपके फ्रेंड्स आपको अपने तरीके से बताते हैं, रिलेटिव्स तो गाँव भर के एक्सपीरियंसेस आपको बताते हैं, भले उन्होंने वो स्ट्रीम में सब्जेक्ट में कुछ नहीं किया हो, और वो आपको ऐसे बताएंगे कि उनको बहुत नॉलेज है दुनिया भर का। ओके, तो ये एक्सपीरियंसेस हम सब लोग हमारे रोज की जिंदगी में ले रहे हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपने लिए सबसे पहले स्टेप पे तो अपना गोल सेट कीजिए कि यहाँ से 15 साल के बाद में आपको कहाँ पे होना है, अपने करियर में क्या करना है। देन उसके बाद ये सेशन जो है वो आपको कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट लगेगा। क्यों? क्योंकि देखो, आज मैं हूँ या कोई भी है, हम आपको ये नहीं बता सकते कि यहाँ से आपको ये आगे करना है। मैं आपको आज क्या बता सकती हूँ कि आपने जो अपना गोल सेट किया है उस गोल तक आपको किस तरीके से पहुंचना चाहिए। तो करियर गाइडेंस मतलब क्या रहता है, वी कैन गाइड यू द पाथ फॉर योर गोल। आपके गोल तक पहुंचने का जो रास्ता है, जो पाथवे है, वो हम आपको बता सकते हैं थ्रू द करियर गाइडेंस। गोल तो आपको चॉइस करना रहता है। ओके, अब गोल सेटिंग करना है, गोल चॉइस करना है, मतलब क्या? हाँ, तो उसमें अगर आप लोग कंफ्यूज हैं और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मुझे जो नॉर्मल लोग हमेशा बोल रहे हैं डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, ये सबको पता है, मुझे उसके हट के कुछ करना है, हाँ, अगर उससे हट के कुछ करना है तो हाँ, तो ठीक है, तो वी कैन हेल्प यू कि उसके हट के आप क्या क्या फील्ड में जा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। समझ में आए? तो एक हम अगर 10th के बाद में ओवरव्यू अगर लेते हैं, तो 10th के बाद जो आपको अधिकार मिला है अपने सब्जेक्ट्स को चॉइस करने का, तो उसमें 3 स्ट्रीम जनरली हम बोलते हैं, आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है। और हमारे दिमाग में, मतलब स्पेशली हम लोग जो विदर्भ साइड के लोग हैं, हमारे दिमाग में एक चीज बहुत अच्छे तरीके से फिट करवाई गई है कि अगर आपको बहुत अच्छे परसेंट है तो आप साइंस ले सकते हैं, अगर आप थोड़ी मीडियम है तो आप कॉमर्स में जा सकते हो, अगर आप बहुत ही वीक है तो आपको आर्ट्स ले जाना है। ये एक मेंटालिटी है, बट इट इज नॉट लाइक दैट। अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। अगर आपको साइंस में जाकर बायो में कीड़े मकोड़ों को नहीं पढ़ना है ना, फिजिक्स में आपको वो इलेक्ट्रिक्स के करंट्स वगैरह नहीं समझना है, केमिस्ट्री का लोचा आपको दिमाग में नहीं डालना है, तो फिर आपको साइंस लेने की जरूरत नहीं। ओके, कॉमर्स के बारे में अगर हम सोचते हैं तो कॉमर्स के लिए जो भी वो सब अकाउंटिंग वगैरह है, अगर आपको उसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं है तो कॉमर्स के बारे में भी नहीं सोचना है। हाँ, अगर आपको आर्ट्स में इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि नहीं इन सम वे आई एम क्रिएटिव, मुझे कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि ये मैं तैयार कर सकता हूँ, ये क्रिएट हो सकता है, आपको कुछ आर्ट्स कला के बारे में ध्यान देना अच्छा लगेगा। ओके, तो आर्ट्स में भी बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स रहते हैं, ऑनर्स के काफ़ी सब्जेक्ट रहते हैं आर्ट्स में, कि वो आगे 11th-12th में आप ले सकते हो, उसमें ग्रेजुएशन आप कंटिन्यू कर सकते हो। और उसमें भी आर्ट्स अगर हम बोलेंगे तो आर्ट्स के भी बहुत बड़े बड़े कुछ इंस्टीट्यूट्स या कुछ प्रोफेशनल आर्ट सेंटर्स भी हमारे भी इंडिया में धीरे धीरे चालू हो रहे हैं। जैसे अभी अगर हम सिंपल बात करते हैं तो एनिमेशन में बहुत लोगों को इंटरेस्ट था पिछले कुछ साल में, जिसको वो लोग एनिमेशन का ही कोर्स कर रहा था, क्यों? वो कार्टून वगैरह क्रिएट करना अच्छा लग रहा था। अभी इतने कुछ साल में मैंने वो मतलब नहीं सुना है कि कोई एनिमेशन का कोर्स कर रहा है, क्योंकि अभी सब लोग इंस्टा पे रील्स का कोर्स कर रहे हैं, है ना, तो इसलिए एनिमेशन का नहीं। अदरवाइज कुछ 10-1 साल पहले हर कोई बोलता था कि मुझे एनिमेशन इंडस्ट्री में जाना है, अगर कार्टून मूवीज बनानी है, तो वो एक आर्ट है, उसके लिए फिर आपको साइंस फील्ड में जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि मूवीज से रिलेटेड किसी फील्ड में आपको जाना है ना, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको किसी फील्ड में जाना है, तो फिर आपको स्टार्टिंग से अगर आप अपने लिए आर्ट्स लेते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट अगेन इट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर करियर, नॉट योर हॉबी। हॉबी और करियर ये दोनों में बहुत ही स्लाइट एक डिफरेंस होता है, जो समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक आधी जो चीज़ है जो आपको बहुत ही अच्छी लग रही है, जैसे आप लोगों को गाना गाना अच्छा लगता है, अगर हम इंडिया में देखेंगे करोड़ों लोग हैं, है ना, करोड़ों लोगों में से कम इंडिया में अगर देखेंगे ना तो 80-90 करोड़ लोगों को तो गाना गाना अच्छा लगता ही नहीं। तो क्या सबके सब गाने में करियर बनाएंगे क्या? तो रोड पे तो लाइन लगेंगे, फिर एक एक को सिक्का देते जाओ, सबको ही गाने में करियर बनाना है तो कैसे? ओके,
तो इसीलिए इट शुड बी योर करियर, मतलब करियर के हिसाब से, प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उसको सोचना है। और वो सोचते वक्त पहले अपनी कैपेबिलिटीज को डिसाइड करना है कि सच में कुछ आर्ट का पावर जो मेरे में है वो इतना स्ट्रॉन्ग है क्या कि मैं उसको एज ए करियर तक ही चॉइस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। नहीं तो थोड़ा बहुत अच्छा गाना गा रहे हैं, थोड़ी बहुत अच्छी पेंटिंग कर रहे हैं, तो चलो हम आर्ट्स लेके उसमें कुछ करते हैं। मैम ने बोला था कि आप आर्ट्स ले लो, नहीं, आप उसमें खुद को ये जज करो, एनालिसिस करो, प्रोफेशनल एनालिसिस करो कि सच में मेरे में वो कैपेसिटी है क्या कि उस प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंटर करने के बाद वहां पर सर्वाइव करेंगे, सस्टेन करेंगे। दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर हम कॉमर्स की बात करते हैं तो बहुत से बच्चों को 11th-12th में एक सीए बनने का भूत चढ़ा रहता है कि मुझे सीए बनना है, मुझे कॉमर्स करना है। क्यों? साइंस की पढ़ाई से बचना है, तो चलो सीए की तरफ चले जाते हैं, पढ़ाई कम करनी पड़ेगी, ये ऐसा मिसकंसेप्शन दिमाग में रहता है। बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, जितनी पढ़ाई आपको साइंस के लिए नहीं करनी पड़ती है उससे कहीं ज्यादा आपको सीए के लिए करनी पड़ती है, वो भी बहुत ज्यादा टफ है। हाँ, और अगर आप सीए के लिए उतनी पढ़ाई करने के लिए इंटरेस्टेड हो, उतना डिवोशन आप दे सकते हैं, अगेन आप में वो कैपेबिलिटी है। अगर आपको पता है, बच्चे मुझे 10th के बाद में मिलता है क्या करना है, सीए बनना है, व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ सीए, कभी कभी वो भी नहीं पता रहता है सीए का लॉन्ग फॉर्म क्या है भाई। कुछ तो भी है ना, बोले वो सबके अकाउंटिंग वगैरह संभालते हैं, हाँ संभालते हैं, पर आपको ये तो समझ में आना चाहिए कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उनका बेसिक रोल क्या रहता है। वो वर्क डॉक्टर का रोल सबको पता है, पेशेंट को ठीक करने का, तो चार्टर्ड अकाउंट का मेन रोल अगर पूछेंगे ना, अभी भी अगर हम जाएंगे कॉमर्स कॉलेज में जो कि ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, उनको अगर पूछेंगे ना कि सच में सीए का रोल क्या रहता है, तो 100 में से 10 बच्चों को हार्डली उसका आंसर पता रहेगा कि एग्जैक्टली सीए क्या करते हैं। मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। ब्लाइंडली, मेरे 2 फ्रेंड्स ने कॉमर्स लिया, मैं अकेला पढ़ जाता था, इसलिए मैं भी उनके गर्दन में घुस के मैंने भी कॉमर्स ले लिया। मैंने भी अपने ड्रीम को चेंज कर लिया कि मैं भी सीए बनूंगा। अरे वर्धा एक तो छोटा सा है, एक साथ में 3 सीए बन जाएंगे, चलेंगे क्या आपके सीए के दुकान? तो इट्स अ पार्ट ऑफ जो, बट अगर हम सीरियसली सोचते हैं तो अगर आपको सीए बनना है, इंटरेस्ट है सीए में, तो बेसिक उसका वर्किंग प्रोफाइल आपको पता होना चाहिए। और वो प्रोफाइल में आपकी प्रोफाइल के साथ मैच करता है क्या? आप 10-15 साल के बाद में सच में उस प्रोफाइल में, उस वर्किंग कैटेगरी में आपको ढाल सकते हो क्या? ये पहले अपने आप से आप लोग सवाल पूछिए। तो सच में अगर बहुत ही ज्यादा आर्टिस्टिक है आप, एक्सट्रीम कैपेसिटी है, तो आर्ट्स में जाओ। मेहनत करने की, तभी मेहनत करने की इच्छा है, सीए का जो रियल वर्किंग प्रोफाइल रहता है वो अगर आपको पसंद है तो आप कॉमर्स के फील्ड में जाओ। और अगर ये नहीं पता और अगर आप ब्लाइंड हैं, बस आपको लगता है कि आप कुछ तो करना है, तो फिर आप लोग साइंस लो, क्योंकि साइंस ही ऐसी स्ट्रीम है कि जहाँ से बहुत सारे रास्ते आपके लिए आगे खुले रहने वाले हैं। वहां पे जाने के बाद आप कोई अपने आप को एक जगह पे रेस्ट्रिक्ट नहीं करके रखने वाले हो। ओके, तो साइंस में अगर आप जाते हैं तो फिर साइंस में अगेन जाने के बाद में फिर आता है आपका सब्जेक्ट चॉइस। सब्जेक्ट में तो फिजिक्स केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो तो कंपल्सरी है, चाह के भी उसको आप हटा नहीं सकते। चॉइस रहता है आपको मैथ्स और बायोलॉजी में, तो अगेन यहाँ पे भी बच्चों की गड़बड़ हो जाती है। मुझे जनरल साइंस लेना है, दिमाग में डाल देते हैं, फिर जनरल साइंस के साथ कंटिन्यू करते हैं और 12th के एंड में आते आते समझ में आता है कि एक तो बायो का पढ़ना भारी है या तो मैथ्स का भारी है, और एक कुछ तो भी टोटली हमारा छूट गया है। तो ऐसे करने से अच्छा 11th में जब आप ले रहे हैं वो सब्जेक्ट, अच्छे से सोच समझ के अपनी प्रॉपर मेंटालिटी के साथ में खुद को रेडी करके ही आपको वो सब्जेक्ट चॉइस करना है। हमेशा बच्चों को मैं बोलती हूँ कि सब्जेक्ट चॉइस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबसे पहला आपका एक अपने करियर के तरफ में अप्रोच का एक पहला स्टेप है। सबसे फर्स्ट स्टेप आता है सब्जेक्ट चॉइस, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो वो भी आप किसी के अकॉर्डिंगली नहीं सोचना है। आपके किसी भाई ने मैथ्स लिया था, उसको बहुत टफ गया था, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप भी मैथ्स लेंगे तो आपको टफ जाएगा। आपका भाई अलग है, आप अलग है। ओके, किसी एक ने बायो लिया था और उसने फिर लास्ट में बोला कि अरे नहीं मुझे तो बायो नहीं चाहिए था, मैंने जबरदस्ती ले लिया। रहते हैं बहुत से बच्चे रहते हैं मेरे पास में जो जनरल साइंस लेते हैं, इंटरेस्ट रहता है इंजीनियरिंग में, बायो की ट्यूशन नॉमिनल लगाते हैं, कुछ महीने कंटिन्यू करते हैं, फिर बाद में पता नहीं घर में क्या पढ़ते हैं। ओके, तो ये दोनों भी चीजें जो है वो आपके करियर के लिए, आपके लिए हानिकारक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है आपके करियर का कि चॉइस ऑफ द सब्जेक्ट। और वो सब्जेक्ट चॉइस कैसे करेंगे? अगेन आपने 10-15 साल के बाद अपने लिए जो भी सोच के रखा है वो गोल को ध्यान में रखते हुए आपको ये जो सब्जेक्ट है वो चॉइस करना है। फिर
अगर उसमें आपको डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना है, वो अगर दो ऑप्शन आपके दिमाग में नहीं है, देन इट्स बेटर टू टेक द जनरल साइंस। अगर ये दोनों चीजें आपके दिमाग में नहीं है तो जनरल साइंस लो, वो सबसे बेस्ट है। तो साइंस के आगे जो करियर ऑप्शंस है, अब बेसिकली आई एम बिलोंगिंग टू साइंस फील्ड और मुझे ऐसा लगता है आप जैसी बहुत ही अच्छी ऑडियंस देखे कि आप में से भी मैक्सिमम लोग शायद साइंस फील्ड को ही बिलोंग कर रहे हैं। ओके, तो इसीलिए साइंस फील्ड के करियर ऑप्शंस के बारे में हम थोड़ा एक ब्रीफ में वहाँ पे जाएंगे। तो अगर आप साइंस फील्ड को चॉइस करते हैं एज योर करियर, तो उसके बाद में फिर आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। ओके, मैथ्स के थ्रू जो एक ऑप्शन आपके लिए सबको पता है वो इंजीनियरिंग का रहता है। ठीक है, इंजीनियरिंग में भी rather than choosing the general type of engineering, आजकल रोबोटिक्स एक बहुत अच्छा साइंस करके सामने आ रहा है। स्पेस इंजीनियरिंग, अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो उसमें गोल बड़ा रखो। ये नहीं कि छोटे मोटे कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में मैंने जॉब कर लिया और मेरा क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। आपका गोल फिर उस तरीके से रहना चाहिए कि मुझे इसरो में जाना है। इसरो नाम सुना है आपने? नासा नाम सुना है आपने? तो गोल शुड बी लाइक दैट कि मुझे इसरो में जाना है, मुझे नासा में जाना है। ऐसे गोल क्यों चाहिए? ये इसका आंसर आपके खुद के पास में है। आप अब तक 10th तक 12th तक जो भी पढ़ाई करते आ रहे हैं, हर साल आपने एग्जाम्स दिए हैं, एग्जाम्स के टाइम पे हर साल आपने सोचा या साल भर आपने सोचा है कि चलो आज से 6 घंटे पढ़ाई करते हैं। की क्या आपने साल भर 6 घंटे पढ़ाई करी? जिस दिन ठान लेते हैं वो 1-2 दिन तो करेंगे 6 घंटे, उसके बाद फिर 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, और फिर इतने थक जाएंगे कि आपको बाद में लगेगा कि चलो छोड़ो, अब तो 8 दिन रेस्ट लेना पड़ता है, बहुत हो गया। ये ऐसा होता है आपके साथ में, क्योंकि ये सबके साथ होता है। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब यू आर नॉर्मल, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं। ऐसा नहीं हो रहा है मतलब आपको प्रॉब्लमेटिक है। ओके, तो ये होना ही चाहिए। हमको ये सीखना है कि इसके आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि ये तो सबके साथ में होने ही वाला है। ठीक है, तो ये जो चीजें आपके करियर में भी अप्लीकेबल है। जब तक आप बहुत बड़ा कुछ नहीं सोचेंगे ना, तो उसके जो नीचे की लेवल है वो भी आपको नहीं मिलेगी। इसरो नासा के बारे में अगर सोचेंगे तो शायद आपको बहुत अच्छा कुछ एक करियर ऑप्शन इंजीनियरिंग के फील्ड में मिल जाए। तो इस तरीके से अगर आप बहुत बड़ा सोचेंगे तो वो बड़ा अगर अचीव कर गए तो वो तो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, सबके लिए बहुत ही गर्व की बात होगी कि आपने वो अचीव कर लिया। उतना डिटर्मिनेशन रखता है तो जरूर अचीव होगा, बट नहीं तो एटलीस्ट एक बहुत बेस्ट ऑप्शन जो बाकी लोगों के लिए बेस्ट है वो तो आप लोगों को मिल सकता है। ये एक तरीका हो गया। ओके, सो इंजीनियरिंग मैथ्स के थ्रू एक ऑप्शन है, ये एक कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट, अगर आप बायो फील्ड में जाना चाहते हैं, ओके, और इंजीनियरिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो मैंने अभी बोला रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आप अगर यूट्यूब पे गूगल पे टाइप करेंगे, जैसे अभी आज हमारे पास में टाइम लिमिट यहाँ पे 45 मिनट है, तो इसीलिए हर एक स्ट्रीम का जस्ट आपको ओवरव्यू बता के हम वहाँ से आगे जा रहे हैं। अदरवाइज अगर हम लोग के पास में टाइम बहुत सारा रहता और आप भी अगर सुनने की कैपेसिटी में रहते है ना, तो आपको हर एक चीज के बारे में हम बहुत डिटेल में अंदर जा सकते थे। मतलब आर्ट्स अगर है तो आर्ट्स में बहुत क्या क्या है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट नेशनल लेवल पे आर्ट्स के लिए एग्जिस्ट करते हैं, सीए के लिए क्या क्या ब्रांचेस है, सब्जेक्ट्स है, वो सब हम पढ़ते हैं। बट अभी एक एक टॉपिक को टच कर करके आगे जा रहे हैं टाइम लिमिट को ध्यान में रखते हुए। तो फिर जैसे अगर हम बायो सब्जेक्ट लेते हैं तो बायो सब्जेक्ट में हमारे पास क्या क्या ब्रांचेस अवेलेबल है, तो सबको पता है बायो लेने मतलब इसको डॉक्टर बनना है, बायो इक्वल्स टू डॉक्टर। अब डॉक्टर मतलब क्या? एमबीबीएस, यही दिमाग में कंसेप्ट रहता है, उसके अलावा भी हमारे दिमाग में कोई कंसेप्ट नहीं। भले ही आजकल आयुर्वेदिक जो दवाई है, ट्रीटमेंट है, उसको लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, होम्योपैथी की तरफ लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं, हड्डियां टूट रही हैं पर ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी की तरफ जा रहे हैं, तो ये लोग कौन है फिर? ये भी तो डॉक्टर्स ही है ना। सो वाई होंगे एमबीबीएस? आप लोगों के पास में बीएएमएस है, बीएचएमएस है, फिजियोथेरेपी है। अगर आप लोगों को स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, आप लोग बहुत अच्छा कुछ खेल चुके हो स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे, तो आपके लिए डॉक्टर में बहुत अच्छा एक स्ट्रीम है, दैट इज स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी नया कोर्स है और उसमें भी काफी अच्छा करियर आप आगे कर सकते हैं। वेटरनरी, अगर आप लोगों को एनिमल्स के साथ में टाइम बिताना अच्छा लगता है, एनिमल्स की बातें, उनके रिएक्शंस, उनके इमोशंस समझ सकते हैं, सो यू कैन बी अ गुड वेटरनरी डॉक्टर। ओके, और हर एक स्ट्रीम के लिए अलग अलग स्कोर रिक्वायर्ड रहता है। तो इट इज नॉट ओनली एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, फिजियोथेरेपी है, बीएससी नर्सिंग है। नर्सिंग करने के बाद नर्स बोला तो आंखों के सामने आ रहा है कि दवाखाना है, ड्रेसिंग है, वो नर्स घिस रही है आपके जख्म पर, ड्रेसिंग कर रही है, वैसा कुछ हमको करना होगा। ऐसा नहीं है। नर्सिंग का मतलब सिर्फ ओनली आपको हॉस्पिटल में जाके जॉब करना है, ऐसा नहीं है। आप बीएससी के बाद एमएससी नर्सिंग करो, यू कैन बी अ गुड ट्यूटर,
लेक्चरशिप भी अवेलेबल रहती है वहाँ पे। उसके बाद आप लोग नर्सिंग के बाद एमएससी नर्सिंग के बाद उसमें पीएचडी भी कर सकते हैं आगे, ठीक है। तो ये हो गया मेडिकल के तरफ से। दूसरे फार्मेसी, अगर आपको फार्मेसी के बारे में बताया तो फार्मेसी अगर आप लेते हैं तो दिमाग में आता है कि चलो 3-4 साल में मेडिकल का लाइसेंस मिल जाएगा, 15,000 रुपये महीना अपना चालू हो जाएगा। फार्मेसी का कोर्स यहीं पे खत्म नहीं होता, वहां से तो फार्मेसी की स्टार्टिंग होती है। बी फार्मेसी के बाद में आपकी करियर का स्टार्ट है, वो एंड नहीं है कि लाइसेंस मिल गया अभी मेडिकल डाल के बैठ जाए किसी को अपना लाइसेंस लेके 15,000 रुपये महीना कमा के आप लोग घर पे बैठे। बी फार्मेसी के बाद में जीपैट की एग्जाम रहती है। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, ओके, अभी भी मेरे प्रीवियस स्टूडेंट का नंबर जो है वो हैदराबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च में लगा है, वहाँ पे उसका एमफार्म भी होगा और एमफार्म करते करते पढ़ते पढ़ते 12,500 रुपीज मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा उसको। तो वो खुद रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको पैसे भी दे रहे हैं कि चलो हमारे यहाँ पे आप लोग पढ़ो भी, रिसर्च भी करो और आप लोग अपना अर्न भी करो। फार्मेसी के लिए अब्रॉड में बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब्रॉड में बहुत डिमांड रहती है हमारे इंडिया में, जो लोग बीफार्म एमफार्म किए रहते हैं उनकी। यहाँ से मतलब ग्रेजुएशन के बाद हमारी थिंकिंग कैसी है इंडिया में या इस लेवल पे कि 11-12 के बाद ग्रेजुएशन के बाद में बस एंड हो गया, वहाँ से करियर आपका स्टार्ट होता है। वहाँ पे आपको एक्टिव रह के सोचना है कि मैं ऐसे कौन से अलग ब्रांच मेरे लिए चॉइस कर सकता हूँ कि जो मेरे इंटरेस्ट का भी रहेगा, मुझे उसमें काम करते हुए मजा भी आएगा, ओके, और उसमें अच्छे डिवोशन के साथ में मेरा टाइम भी व्यतीत होगा। अगर हम और दूसरी ब्रांच के बारे में बात करते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसमें कभी भी रिसेशन नहीं आ सकता। बाकी सारे सेक्टर में आ जाए रिसेशन, एग्रीकल्चर सेक्टर में कभी रिसेशन आ ही नहीं सकता, क्योंकि लोग खाना खाना तो कभी छोड़ नहीं सकते हैं, बाकी सारे चीजें छोड़ दे पर खाना खाना नहीं छोड़ सकते। तो एग्रीकल्चर ये एक ऐसा सेक्टर है कि जो अगेन कंटिन्यूअसली ग्रोइंग रहता है। तो बीएससी एग्री करने के बाद अगेन आपके पास आगे ऑप्शंस है, एमएससी एग्रीकल्चर करो, उसमें पीएचडी करो, लेक्चरशिप करो, या फिर आप अगर बिजनेस में इंटरेस्टेड रहते हैं तो आप अपनी खुद की कुछ कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, सीड बैंक डेवलप कर सकते हैं, एक आधा प्लांट टिश्यू कल्चर का छोटा सा आप अपनी नई यूनिट डेवलप कर सकते हैं। कोई हाइड्रोपोनिक्स नाम की नई टेक्निक आजकल आई है, हाइड्रोपोनिक्स सुना है आपने? वाटर में प्लांट्स को लगाना, सॉइल की जरूरत ही नहीं है। आने वाले जो धीरे धीरे कुछ साल के बाद में जो आने वाला समय रहेगा उसमें हाइड्रोपोनिक्स काफी डेवलप होगा, क्योंकि जमीन हमारे पास कम होती जा रही है। उससे आगे एरोपोनिक्स है नया, कि प्लांट्स को अभी वाटर की भी जरूरत नहीं, सॉइल की भी नहीं है, एयर में टंगे रहेंगे, बस उस पर स्प्रे करना पड़ेगा न्यूट्रिएंट का। तो ऐसे बहुत सारे, तो बीएससी एग्रीकल्चर मतलब नॉर्मल मेंटलिटीज में नहीं जाना है कि बस एग्जाम लिखनी है, पास होना है, हो गया मेरा बीएससी। उसमें से आपको हमेशा ढूंढते रहना पड़ेगा कि क्या अलग आप वहाँ पे अपना एक इमेज छोड़ सकते हैं। देखो आप अपने लिए कोई भी करियर ऑप्शन चॉइस करो, किसी भी स्ट्रीम में जाओ, कंपटीशन हर तरफ है। तो बाकी लोगों के साथ कंपटीशन में दौड़ने से अच्छा, उनके साथ में रेस में भागने से अच्छा आप उनसे थोड़ा अलग निकलो, उनसे अलग निकलकर अलग सोचो कि इस टाइम पे यहाँ पे रुककर हम अलग क्या कर सकते हैं। जो बाकी लोग भाग रहे हैं लोग एमपीएससी यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं, आज मिले एमपीएससी, 1 साल बाद क्या कर रहा है वो एमपीएससी यूपीएससी प्रिपरेशन, 3 साल के बाद क्या कर रहा है एमपीएससी यूपीएससी का चल रहा है ना, 5 साल के बाद अभी शादी का टाइम हो गया, बच्चे होने का टाइम हो गया, क्या कर रहा है लड़का एमपीएससी यूपीएससी। अरे कब तक करेगा, बूढ़ा होने तक एमपीएससी यूपीएससी प्रिपेयर करते रहेंगे क्या? तो इसका कोई मतलब नहीं। अगर आप सही मायने में एमपीएससी यूपीएससी प्रिपेयर करना चाहते हैं तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, जिस दिन आपके दिमाग में आएगा कि मुझे एमपीएससी यूपीएससी प्रिपेयर करना है और ये सेक्टर में जाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है, उसी दिन तभी से ये चीज़ मैटर करती है कि आप डेली कितने न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कितने मैगजीन्स आप लोगों को पता है नेशनल लेवल के जो आप लोग पढ़ रहे हैं, जिनमें आपका रीडिंग हो रहा है। ये सारी चीज़ें जरूरी है। मतलब जस्ट एक प्लान करना है तो सब वो टाइम आगे धकेलने वाली बात होगी कि मुझे ये करना है, उसमें आप आपका टाइम गवा रहे हो, बस करना है, पर एक्चुअल में आप लोग नहीं कर रहे हो। ओके, तो एमपीएससी यूपीएससी 2 मिनट के बाद टच करेंगे। पहले हम बायो का टॉपिक जो है वो डिस्कस कर रहे थे, तो वो भी खत्म करते हैं पहले। तो एग्रीकल्चर जो है बहुत बड़ा वास्ट सेक्टर है, उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज है, गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल जॉब है, और सबसे बढ़िया उसमें बिजनेस ऑप्शन भी आपके लिए बहुत सारे हैं, अगर आप खुद के बलबूते पे कुछ करने में विश्वास रखते हैं तो। ठीक है,
फार्मेसी में भी वैसा ही है, सेम वो भी सेक्टर एक ऐसा है कि आप खुद की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डाल सकते हैं। शायद आपको पता नहीं होगा, आप खुद की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डाल सकते हो। आप खुद के इंडस्ट्री के अंडर में जो भी मेडिसिन है वो सप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ओके, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिसर्च वाला ऑप्शन जो शायद बहुत अनटच है हमारे यहाँ पे, क्योंकि आज तक मुझे 10 साल के करियर में 10 साल हो गए सेल एकेडमी को, 10 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, 10 साल के करियर में हार्डली एक या दो बच्चे मिले होंगे जिन्होंने बोला होगा कि मैम रिसर्च में जाना है। बहुत ही कम बच्चे मिले होंगे जिन्होंने बोला रिसर्च में जाना है। उतना अवेयरनेस ही नहीं है, हमको पता ही नहीं है। हम वर्धा में रहते हैं, वर्धा के जस्ट हमारे बाजू में नागपुर है। नागपुर में कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट कितने हैं आपको पता है? नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च CICR। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 रिसर्च इंस्टीट्यूट है सिट्रस के, सिट्रस ऑरेंज उस पर रिसर्च होने वाले पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 इंस्टीट्यूट है, एक है कैलिफोर्निया में, दूसरा नागपुर में। सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर। ओके, तो इसके अलावा अभी नागपुर में कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट नए तरीके से अभी स्टार्ट हुआ है। तो ये हमारे बाजू में नागपुर में, हमको उसके बारे में पता ही नहीं है। और अगर हम थोड़ा आगे की देखते हैं, नेशनल लेवल के और इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं, तो पूना में NIV है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, NCL है। ओके, IISc बैंगलोर की तरफ अगर जाता है तो IISER बैंगलोर में है। पुणे में अगेन NCCS है, नारी नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। मुंबई में एक बहुत बड़ा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट है एक्ट्रैक्ट के नाम से। ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी NIA। ऐसे बहुत सारे अनगिनत रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम आपको बता सकते हैं कि जहाँ पे आपके करियर के कुछ साल बिताने के बाद आप वहाँ से डायरेक्ट शिफ्ट हो जाएंगे एब्रॉड, अगर आपको जाने की इच्छा है तो। लेकिन जाने के बाद नेशन के लिए वापस जरूर आना है ना। तो अगर आपको जाने की इच्छा है वहाँ पे, तो यहाँ से ये इंस्टीट्यूट मतलब इंडिया के टॉप लेवल के हो गए। यहाँ से आगे डायरेक्ट आपकी एंट्री एब्रॉड में होती है। तो ये जो इंस्टीट्यूट्स है, यहाँ पर BSc भी होता है, MSc भी होता है, बच्चों को स्टाइपेंड्स भी मिलते हैं। इन लोगों की अलग से अपनी एग्जाम चलती है, वहाँ पे आप आगे रिसर्च PhD कंप्लीट कर सकते हैं। PhD के आगे का एजुकेशन पता है आपको? PhD एंड है क्या एजुकेशन का? PhD के आगे क्या रहता है? अच्छा, PhD का लॉन्ग फॉर्म पता है आपको? क्या है PhD का लॉन्ग फॉर्म? नहीं। ओके, PhD के आगे, PhD एक डॉक्टरेट हो गया ना, तो PhD के आगे पोस्ट डॉक्टरेट की डिग्री रहती है, पोस्ट डॉक, वो भी है। देखो, आपको PhD भी बहुत कम लोगों को पता होगा, PhD के आगे पोस्ट डॉक है तो किसी को पता ही नहीं था। तो ये जो इतने अनटच फील्ड्स है, ये भी हम लोगों को थोड़े एक्सप्लोर करने होंगे। मतलब अपना जो एक्सप्लोर करने का जो एक व्यू है, उसे आपको और ज्यादा एक्सपांड करना होगा। सिर्फ एक नैरो मेंटालिटी में मत रहो कि ये करना है, ये नहीं हुआ तो वो करना है, वहाँ पे हम रुक जाएंगे, ऐसा नहीं है। 10th के बाद में तो करियर चॉइस के लिए आपको पहले तो अपने सब्जेक्ट चॉइस करना है। जो भी सब्जेक्ट आपने चॉइस कर लिया, उसमें आपके आगे का ग्रेजुएशन होगा, और ग्रेजुएशन के बाद एक्चुअल में आपका जो आपने प्रोफेशनल करियर चॉइस किया था, उस तरीके से आपका पाथवे जो है वो आगे बढ़ेगा। ओके, तो ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको गोल सेट करना। तो अभी कमिंग टू MPSC UPSC एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, अगर आपको लग रहा है, कितने लोगों की इच्छा है वैसे यहाँ पे कि MPSC UPSC प्रिपेयर करना है, बैंकिंग सेक्टर और उसमें एक ऐड होता है, ये कितने लोगों की इच्छा है MPSC UPSC बैंकिंग वगैरह करना? और शहर करके म्हणजे असंच कलेक्टर बनायचं है तुम्हाला, पूर्ण कलेक्टर नहीं बनायचं है, ऐसा तो कम से कम हाथ ऊपर किया करो। कितने लोगों की इच्छा है MPSC UPSC की? हाँ, वेरी गुड। तो अगर आपको उस स्ट्रीम में जाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है, वो प्रिपरेशन अगर आपको करना है MPSC UPSC, तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम ऑफ अ सिंगल डे, है ना, आपको तुरंत प्रिपरेशन स्टार्ट करना होगा। क्योंकि उसका कोई एक ऐसा सिलेबस नहीं है 10 के जैसा कि इतना पढ़ो, एग्जाम में ये लिखो, डिस्क्रिप्टिव आंसर और आपको मार्क्स मिल जाए। उसके लिए यू शुड बी ऑलराउंडर, आपको हर एक फील्ड का, हर एक स्ट्रीम का, हर एक चीज का नॉलेज होना जरूरी रहता है। तो उसकी जो प्रिपरेशन है, इट इज अ प्रोसेस, इट इज नॉट जस्ट अ प्रिपरेशन। बहुत लंबे साल की वो प्रोसेस होती है। अभी बहुत लोगों के दिमाग में NDA भी रहता है, नया ही मैंने सुना है अभी, ये पिछले कुछ साल से NDA में जाना है।
ओके, क्या है एनडीए का लॉन्ग फॉर्म? जाना है। अब आपको एक मजेदार किस्सा बताते हैं। पिछले साल मेरे पास में एक स्टूडेंट थी, उसको मेजर ही बनना है। उसकी हाइट कितनी? 4.5 फुट, है ना? चश्मा, मेजर ही बनना है। घर वालों की नहीं सुन रही है, मेरी नहीं सुन रही है, किसी की नहीं। अरे भाई तुमने मेजर बनाया था, ठीक है, तुम कौन फुटे बनने के लिए मेजर? मतलब एनडीए में जाना है आपको, ठीक है, डिफेंस सर्विसेज में जाना है, पर आपकी खुद की कुछ फिजिकल कैपेसिटीज तो देखो आप लोग। बस ब्लाइंडली मुझे वो करना है, मतलब वो टाइम निकल जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, उसके बाद में फिर घर गृहस्थी संसार बना के वो आपका आगे की जो जिंदगी है वो निकल जाएगी। तो ऐसा नहीं है ना। अगर आप बोल रहे हैं कि आपको डिफेंस में जाना है, तो डिफेंस के लिए आप रोज कितने किलोमीटर का रनिंग करते हैं, कितनी एक्सरसाइज करते हैं, कितनी फिजिकल एक्टिविटीज है आप लोगों की, ये इंपॉर्टेंट है। आपको चश्मा अगर है तो आप लोगों को ट्राई करना है कि कैसे भी करके वो निकल जाए। उस पर क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो अपने फिजिकल एक्टिविटीज को एनहांस करने के लिए आपको ट्राई करते रहना होगा। अगर आपको डिफेंस में जाना है तो बैठे बैठे एक टाइम नाश्ता, 2 टाइम खाना, बीच में चिप्स कुरकुरे वगैरह खा लिए, कैसे डिफेंस में जाएंगे आप? एक स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल होनी चाहिए। रात में 12 बजे तक इंस्टा पे आप रील्स बनाएंगे, है ना? सुबह 8 बजे उठेंगे, मुझे डिफेंस में जाना है, पता नहीं है आपको, वैसे ही बाहर डिफेंस कोई नहीं लेगा। डिसिप्लिन लाइफस्टाइल की आपको शुरुआत से आदत होनी चाहिए, आपकी फिजिकल कैपेसिटीज उतनी होनी चाहिए, तो आप एनडीए के बारे में सोचो। क्योंकि एनडीए मतलब बस एक एग्जाम पास करना नहीं है। अगेन एग्जाम पास होगी, वहां से रियल एनडीए आपका स्टार्ट होगा। वहां से रियल आप वहां पे सस्टेन करना, आपको पता होना चाहिए कि वहां पे सस्टेन कैसे करना है। ओके, तो ये सारे तो आपको करियर ऑप्शंस हैं जो मैंने बताया कि ये थोड़े थोड़े आपको जस्ट एक आइडिया दिए कि कौन से स्ट्रीम में आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि आपका जो गोल है वो आपको सबसे पहले सेट करना है। और अगर आपको आपकी गोल सेट करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा होगा तो कभी भी किसी भी टाइम पे आप आकर हमसे काउंसलिंग ले सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। तो शायद उसमें से ये आपको भी पता ना हो, लेकिन ऐसे ऐसे ऑप्शंस निकल के आएंगे आपके लिए कि आपके लिए बेटर गोल कौन सा होता है। देखो, 2 लोगों का गोल सेम नहीं हो सकता, ये बात आप ध्यान में रखो। मतलब आपके फ्रेंड्स लोग वो कर रहे हैं तो आपको भी वो करना है, आपके रिलेटिव्स ने वो किया था तो आपको भी वो करना है। ये कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो सबसे पहले आपको गोल सेट करना जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोल सेट करने से मुझे शायरी याद है, अभी आप लोगों को शायरी आप बोल रहे थे ना, वैसे 2 लाइन है मुझे जो याद है गोल सेट करने से, कहीं सुनी है मैंने वो, कि मंजिल तो मिल जाएगी भटकते भटकते ही सही, है ना? भटकोगे, गिरोगे, उठोगे, पर मंजिल तो मिल जाएंगी भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। समझ में आया आप लोगों को? सो गए क्या सब लोग? जस्ट पूछा मैंने कि सो तो नहीं गए। समझ में आया आपको कि भटकते भटकते मंजिल तो मिल जाएंगी, पर अगर आप घर से निकलेंगे ही नहीं तो आप तो गुमराह रहेंगे। ओके, अब ये गोल वगैरह सारी बातें एक तरफ, आप बोलेंगे आपने जो सेशन दिया ना, ये पूरा सेशन एक तरफ, और हमारी जो जिंदगी में डिस्टर्बेंसेस है वो एक तरफ। कि उन डिस्टर्बेंसेस से हम बाहर तो नहीं निकल पा रहे कि अपने गोल की तरफ जाए, उस पाथ पे चले और अपना गोल अचीव करें। तो आपकी लाइफ में क्या क्या डिस्टर्बेंसेस है, एक 10 मिनट में उसके बारे में भी हम सोचते हैं। क्या क्या आपको टेंशन है बताओ? रोज 2 टाइम का खाना मिल रहा है सबको? नहीं मिल रहा है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उस पर अपने को सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। रहने के लिए घर है सबके पास में, ओके, 2 टाइम खाना मिल रहा है, रहने के लिए घर है आपके पास, पेरेंट्स आपको पढ़ाने के लिए रेडी है, पढ़ा है। अब जो हमारे मूलभूत गरजा म्हणतो आपण त्याला मराठीत, अन्न वस्त्र निवारा, आपल्या मूलभूत गरजा आणि शिक्षण, मूलभूत गरज पूर्ण झालेली आहे। अन्नही आहे, वस्त्रही आहे, निवाराही आहे, शिक्षणही आहे। इसका मतलब जो भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में आप फेस कर रहे हैं वो आपने खुद ने क्रिएट किए हुए हैं, है ना? किसी के पट्टे में टांग अड़ाना जिसको बोलते हैं ना, इसके लाइफ में घुसो, उसके लाइफ में घुसो, अपने लाइफ में इसको एंट्री दो, उसको एंट्री दो। ये सारे प्रॉब्लम में आपकी जो जनरेशन है वो फंसी रहती है। और पिछले 10 साल से पढ़ाते ये तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता हो ही गया है कि आप लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मतलब क्या है कि आप लोगों को सेल्फ कंट्रोल नाम की चीजें नहीं पता। आपको क्या लगता है कि आपके फ्रेंड्स, जैसे अभी आपने साइंस लिया तो ट्यूशन कराई है, घर से निकल गए हैं आप गाड़ी लेके, साइकिल लेके ट्यूशन के लिए, फिर फ्रेंड बोलते हैं अरे चला कैफे में जाने का मूड हो गया, कि कैफे कल्चर के भी नए चालू हो रहा है, काय राहिलं त्याच्यात माहित नाही, मी परवाच बॅच मध्ये म्हटलं कॅफे इज इक्वल्स टू पोटामध्ये मैदा टाकू,
अगर दूसरा प्राइस नहीं है। जो घर पे अपने को 10 रुपए 15 रुपए किलो में मिलता है मैदा, उसके लिए लोग कैफे में जाके 500 रुपए खर्च करते है ना, पेट में मैदा डालने के लिए। तो कैफे में जाना है तो चलो कैफे में चले गए, एक बार चले गए, 2 बार चले गए, पहले 2 लोग गए, फिर 3 लोग गए, फिर ग्रुप बना, फिर वो ग्रुप आपका और एक्सटेंड हुआ। फिर कैफे में जाने के बाद वहाँ पे फोटोज निकालनी है ना, फोटोज निकालने के बाद उस पर रील्स बनानी है, इंस्टा पे वो पोस्ट करना है, बहुत सारे लाइक्स लेने हैं। आपकी जो जिंदगी है वो लाइक और कमेंट में ही फिलहाल तो उलझी हुई है, मुझे इतना ही समझ में आता है, लाइक कमेंट एंड व्यूज। और स्नैपचैट पे और कुछ रहता है क्या? क्योंकि स्नैपचैट मुझे नहीं पता अभी क्या है। तो एक तो लाइक है, दूसरा कमेंट है, तीसरे व्यूज है। तो इसमें आप लोग की जिंदगी फंसी हुई है फिलहाल। उसके अलावा उसके ऊपर उठकर आप कुछ नहीं देख रहे हैं। ये एंड्रॉइड ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है और आगे और कितना बर्बाद होने वाला है ये तो नहीं पता। पर एंड्रॉइड ने जो आपका नुकसान किया है ये आपको अपने लाइफ के 25-30 एज में जाने के बाद में पता चलेगा। अभी ये एज पे आप जज नहीं कर सकते कि आप आपका टाइम कहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं। जब आप 25-30 एज के हो जाएंगे ना, तब समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे हमने कितना टाइम वेस्ट किया, अपना कितना टाइम हमने कहाँ पर बर्बाद कर दिया है। ये एक आपको बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि आप अपनी प्रॉब्लम खुद के लिए क्रिएट करते हैं। बहुत सारे फ्रेंड का ग्रुप बनाना, फिर रिलेशनशिप में जाना, क्योंकि अब जरूरी है ना, गर्लफ्रेंड होना, बॉयफ्रेंड होना बहुत ही जरूरी चीज बन गई। 2 टाइम खाना नहीं मिलेगा तो चलेगा, पर टेक्स्ट करने के लिए, चैटिंग करने के लिए चाहिए रहता है ना, करेक्ट? तो देखो, अब ये जो हमने सब्जेक्ट निकाला है, ये सब्जेक्ट निकालते ही आप लोगों के चेहरे पे ऐसी मुस्कान है जो आधे घंटे से नहीं थी, है ना? आधे घंटे से जब हम करियर ऑप्शंस के बारे में बात कर रहे थे, सब लोग ऐसे सीरियस बिल्कुल सुन रहे थे, हाँ ऐसे कर रहे हैं। लेकिन ये सब्जेक्ट निकालने के बाद में क्या चेहरे खिल उठे हैं एकदम, अरे बाप रे, पूछने की बिल्कुल बात ही नहीं है। सबके पसंदीदा सब्जेक्ट है ये, जरूरी है। तो आप बोलेंगे कि मैम हम लोग को ये एज में सब लोग ही बोलते रहते हैं कि आप अभी एज में रिलेशनशिप रॉन्ग है, गर्लफ्रेंड रॉन्ग रहते हैं, बॉयफ्रेंड रॉन्ग रहते हैं, ये चीज़ों में ज़्यादा रॉन्ग रहता है। देखो ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें रॉन्ग नहीं है, आपका जो एज ग्रुप इन चीज़ों के लिए अभी है दैट इज रॉन्ग। गलती यहाँ पे हो रही है, ये बात आप समझो। ये चीज़ें रॉन्ग नहीं है। आप लोग जो बोलते हैं ना, आता मी नेहमी बॅचमध्ये मजाकमध्ये नेहमीच म्हणत असते, एखाद्या मुलीला एखाद्या कोणाला जर आपण समजावून सांगितलं की बाई ही गोष्ट बरोबर नाही आणि त्यावेळेस जर त्याच्या तिच्या डोक्यामध्ये कोणाचं तरी काहीतरी सुरू आहे, तर आपण कितीही जरी सांगितलं समजून तरी डोक्यात एकच गोष्ट राहते की मेरा तो बहुत सच्चा वाला प्यार है ना, इनको क्या बोलना है तो बोलो, हमको तो पूरी जिंदगी एक साथ में बितानी है। और ये वाली बात मुझे दिमाग से साक्षात ब्रह्मदेव भी अगर नीचे आ गए तो नहीं निकाल सकते हैं, ये भी उतनी बात सच है। ओके, वहां से 1 साल के बाद में अपने आप उनके दिमाग से ये बात निकल जाती है। ब्रेकअप है ना, फिर और किसी के साथ पैचअप और ब्रेकअप, तो इतने इमोशनल ट्रॉमा आप खुद अपने लिए क्रिएट करते जाते हो। तो मुझे बताओ कि जो करियर गाइडेंस आज दिया या जो गोल आपने अपने लिए सेट किया है, उस गोल तक आप पहुंचेंगे कैसे? इतने सारे इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, गोल आपको मिलेगा कैसे? ओके, तो आपको बस इस बारे में एक ही मेरा सजेशन है, वो आप अगर अप्लाई करते हैं तो एट द एज ऑफ 25, एट द एज ऑफ 30 आप लोग मेरी याद जरूर करेंगे और मन ही मन थैंक्स जरूर बोलेंगे। देखो अभी ये एज में आपको किसी के लिए अट्रैक्शन होना दैट इज नॉट अ रॉन्ग थिंग, है ना? ये और मैंने बोला भी है बच्चों को, ये नॉर्मल है। अगर आपको बॉयज को अगर किसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, लड़की अगर किसी लड़के की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, देन दैट इज नॉट रॉन्ग। ये साइन है कि यू आर नॉर्मल, आपके हार्मोन्स बराबर तरीके से काम कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो बोलेंगे कि आप एबनॉर्मल है। ओके, सो दैट इज अ नॉर्मल थिंग, बट उसके आगे आपको एक बात समझनी है कि दिस इज नॉट अ राइट टाइम, सो जस्ट वेट फॉर अ राइट टाइम। आप अपने करियर में जब एक 24-25 की एज में पहुंच जाते हैं, तब आपको समझ में आता है कि कौन सा इंसान सामने वाला मेरे लिए राइट है, मेरे लिए रॉन्ग है। सच में इसके साथ में टाइम स्पेंड करना मतलब ये वैल्यू रखता है या नहीं रखता। ये बात आप आपके एज के 24-25 ईयर में पहुंचने के बाद ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो जस्ट वेट अंटिल यू अटेन यूर 24-25 एज।
ओके, अभी इतनी कुछ हाई नाही आहे. अभी हाई करके क्या करना है? घरी सून थोडीच आणायची आई वडिलांसाठी. हा, आपल्याला जावई नाही आणायचं एवढं लवकर. मग कशाला? टाइम. क्यों? उतना टाइम है क्या अपने पास में पास करने के लिए? फिर बोलते ये बनना है वो बनना है. 24 आवर का टाइम है, उसमें से तो 15 मिनट अपने सोने में ही जा रहे हैं. बचे हुए चैटिंग में चलेंगे तो हाथ में क्या रहेगा? तो ये दिमाग से निकाल दो. अगर ऐसे थॉट आते भी हैं तो एक ही चीज काफी है अपने आप को समझाने के लिए कि जस्ट वेट. कोई कहीं पे भागा नहीं जा रहा है, जस्ट वेट. एटलीस्ट 24-25 ये एज आने तक आप रुको. आपकी थिंकिंग अपने आप चेंज हो जाएगी. अपने आप आपको समझेगा कि चलो उस वक्त हम बच गए. अदरवाइज अभी अगर गड्ढे में चले गए तो पूरे ही गड्ढे में जाएंगे. क्यों? क्योंकि अभी आपको जो पसंद है वो भी अपने मैच्योरिटी के हाफ लेवल पर है. ओके, आप भी अपने मैच्योरिटी के हाफ लेवल पे हो. दोनों हाफ दिमाग वाले मिलके एक दिमाग तैयार नहीं होगा, बल्कि दोनों का भी जो एक दिमाग है वो भी नष्ट हो जाए. ओके, तो इसीलिए ये चीज ध्यान रखो, तभी अपने करियर तक पहुंचेंगे, गोल तक पहुंचेंगे. और इस गाइडेंस वाले सेशन का कुछ ना कुछ मतलब बना रहेगा. ओके, कुछ आपके अगर क्वेश्चंस है तो आप लोग मुझे पूछिए. जस्ट एक 5 मिनट्स में आगे हम, क्योंकि टाइम लिमिट तो शायद खत्म हो गई होंगी अभी. तो हमें तो क्या बोलने की आदत है, और भी 1-2 घंटा बात कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी और आगे 1-2 घंटा बात करने से मुझे याद आया, अगले महीने में हमारा एक सेशन होने वाला है. आई एम अटेंडिंग फॉर इंडियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड. उसके लिए मैं अटेंड कर रही हूँ. तो एक नेक्स्ट मंथ में, मोस्ट प्रोबेबली जुलाई में होगा वो मेरा सेशन, कि कंटिन्यूअसली टीचिंग बायोलॉजी फॉर 17 to 18 आवर्स. 17 से 18 घंटे मुझे कंटिन्यूअस बायोलॉजी पढ़ाना है इंटरेस्टिंग तरीके से, क्योंकि बच्चे बोर नहीं होने चाहिए. और आपको 17-18 घंटे नहीं बैठना है, तो बच्चे जो है वो बैचेस में आएंगे, बैचेस में जाएंगे, लेकिन मेरा जो पढ़ाना रहेगा वो 17 to 18 आवर्स तक कंटिन्यूअस रहेगा ऑन डिफरेंट टॉपिक. तो ये जो इवेंट होने वाला है वो अपने मेडिकल कॉलेज जो सावंगी का है उनके ऑडिटोरियम में होगा. ओके, तो जो मेरे यहाँ के बच्चे उनको तो पता रहेगा. 8, 9, 10 से बच्चे आ सकते हैं. जो 8 में उनके लिए अलग सेशन रहेगा, 9 में उनके लिए अलग रहेगा, 10 में उनके लिए अलग टॉपिक रहेंगे. 1-2 घंटे के टॉपिक रहेंगे. आपको अगर किसी को मेरे साथ में वहाँ पे, मैं तो खड़े रहूंगी, आपको बैठना है 17 घंटे तो हम बैठ सकते हैं. अदरवाइज यू विल बी रोटेटिंग इन अ बैचेस एंड आई विल बी टीचिंग कंटिन्यूअसली फॉर 17 आवर्स. तो ऐसा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे वर्धा लेवल पर एक नेक्स्ट मंथ में अटेम्प्ट करने वाले हैं. लेट्स सी क्या होता है. तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग मुझे प्लीज पूछिए. है किसी का कोई क्वेश्चन करियर पे, किसी भी चीज पे, लास्ट वाला जो टॉपिक लिया था उस पर, या अगर सीक्रेट में कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप बाद में सीक्रेटली भी आ सकते हैं पूछने के लिए. ठीक है, बाद में भी अगर कुछ क्वेश्चन है तो बाद में भी आप लोग आओ. यू आर ऑलवेज वेलकम. ओके, तो लास्ट में एंड करने से पहले 4 लाइन बोलना है, क्योंकि जब यहाँ पे आई तो आपकी शेरो शायरी शुरू थी. तो एक 4 लाइन बोलकर हम एंड करते हैं. इरशाद तो बोलिए आप लोग. जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है. जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है. अगर बिखर जाए तो सब कुछ तबाह होता है. अगर बिखर जाए तो सब कुछ तबाह होता है. और अगर संवर जाए तो संघर्ष करके सब कुछ निखर आता है. अगर संवर जाए तो संघर्ष करके सब कुछ निखर आता है. थैंक यू.